हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर फोकस स्टडी। आज मैं फिर एक नए लेक्चर को लेकर के आई हूँ और ये मेरी प्रीवियस टू डब्ल्यूटीओ की लेक्चर आई थी, उसी की ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने डब्ल्यूटीओ की एक लेक्चर डाली है जिसमें डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो ये सारे चीज़ों को मैंने कवर अप कराया था। और आज की हमारी ये लेक्चर उसी की कंटिन्यू पार्ट है और ये हमारे प्रिंसिपल्स और एग्रीमेंट पे बेस्ड रहेगी। तो आज हम समझेंगे डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स और एग्रीमेंट्स को डिटेल्स में। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की प्रिंसिपल्स क्या होती हैं? डब्ल्यूटीओ को सेटअप करने का ही ये मेन एम था, हमें फेयर ट्रेड करना है, ट्रेड को बढ़ावा देना है और फेयर ट्रेड करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा यही कि ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हमें जो ट्रेड करना है वो बिना किसी भेदभाव के करना है। ऐसा नहीं कि हमें किसी कंट्री के साथ कोई दुश्मनी है या किसी कंट्रीज के साथ बहुत फ्रेंडशिप है तो उससे हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें, ऐसा नहीं करना है। तो इसके अंदर ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर दो कॉन्सेप्ट आएगी, एक है मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट और एक है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है या वो उस कंट्री की फ्रेंडली दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर इंडिया और यूएस का एक एग्जांपल ले लें, अगर इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं तो इंडिया ने कुछ टैरिफ रिडक्शन कर दिया यूएस के लिए, कुछ कोई प्रोडक्ट में उसे बेनिफिट दे दिया। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी एक कंट्री को वो बेनिफिट दे रहे हैं तो बाकी जितनी भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स है, मेंबर नेशन, हमें उनसे भी सेम वही बेनिफिट देना पड़ेगा जो हमने यूएस को दिया है। यहाँ पे मेरे एग्जांपल में तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर यही होगा कि अगर हमने किसी एक कंट्री के साथ कोई डील की और उसे कोई बेनिफिट दिया तो डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अनुसार हमें सारे ही कंट्रीज को वो बेनिफिट देनी पड़ेगी। तो इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट यही आता है। फिर है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी के अंदर आ जाएगी हमारी डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमें नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी में ये बताया जाता है कि हमें जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स है, जो भी बाहर से हमारे कंट्री में आ रहे हैं, उसे भी हमें सेम ट्रीट करना है, ना कि डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये बाहर की प्रोडक्ट है तो हम इसे नहीं खरीदें, इसे नहीं प्रमोट करें मार्केट में। ऐसा नहीं करना है। हमें उस सेम प्रोडक्ट को भी हमारे अपने मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया के ही प्रोडक्ट के साथ उसे इक्वली रखना है। तो ये हो गई नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी, मतलब दो अलग-अलग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट को हमें सेम ट्रीट करना है जब वो हमारे कंट्री में आ जाए। जब कोई भी यहाँ इम्पोर्ट करे और वो प्रोडक्ट जब आ जाए तो हमें सेम ट्रीट करना है। तो आई थिंक आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फिर आती है प्रिंसिपल्स में सेकंड नंबर पे रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब आदान-प्रदान। अगर किसी एक नेशन ने आपके लिए कुछ किया, आपको कुछ प्रोवाइड किया, आपके लिए कुछ भी किया, तो बदले में आपको भी उसके लिए कुछ करना है। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने हमें कुछ भी बेनिफिट्स दिया तो हमें उन्हें नहीं करना। हमें तुरंत ही उसे रिप्लाई भी करना है, उसे लौटाना है, लेके सिर्फ रख नहीं लेना है। अगर किसी कंट्री ने हमें ट्रेड में रिलीफ दी, ट्रेड बैरियर्स को कम किया हमारे लिए, तो हमें भी बदले में उस कंट्री के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये है रेसिप्रोसिटी, ठीक है? थर्ड में आ जाती है फ्री ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन। फ्री ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? कि सारे मेंबर्स बैठ के आपस में डिस्कशन करें और एक एग्रीमेंट पे आए, एक डिसीजन पे आए। तो फ्री ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन का मतलब हो गया कि हमें फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स को हटाना है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करना है। हमें अगर दो कंट्रीज, एक कंट्री ने किसी कंट्री को फ्री ट्रेड मीन्स कि वहाँ सारे ही ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया ताकि अच्छे से ट्रेड हो पाए, तो ये हमारी फ्री ट्रेड नेगोशिएशन के अंदर आएगी, जहाँ पे सारी कंट्रीज मिल बैठ के अपना इस डिसीजन पे आती है कि हमें फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है। ठीक है? फिर है फेयर कंपटीशन। अगर हम ट्रेड बैरियर्स को हटा दें तो क्या होगा? एक फेयर कंपटीशन का माहौल क्रिएट होगा, जहाँ पे अनफेयरनेस नहीं रहेगी कि हम किसी एक कंट्री को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मेन मोटिव ही यही है कि वो हमें फेयर ट्रेड करना है। तो इसीलिए एक फेयर प्रमोट की एनवायरनमेंट क्रिएट होगी जब इस तरीके से डील किया जाएगा। जितनी भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं
और लास्ट है ट्रांसपेरेंसी। अगर इस सारे चीज़ों को जो हमने पहले पढ़ा कि ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, रेसिप्रोसिटी, फ्री ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन, प्रमोट फेयर ट्रेड कंपटीशन, अगर ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे ट्रेड में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे हम और अच्छे से एक कंट्री, एक नेशन दूसरे नेशन को समझ पाएगी। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि क्या चल रही है किस कंट्री में, ठीक है? तो ये हो गई ट्रांसपेरेंसी के कॉन्सेप्ट। तो ये फुल प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की एग्रीमेंट 3 तरीके की एग्रीमेंट है। एक है ट्रिप्स, एक है ट्रिम्स और एक है एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ट्रिप्स किससे रिलेटेड है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या हुआ? जो हमारे इंटेलेक्ट, हमारे सोच, हमारी नई इन्वेंशन से रिलेटेड होती है, जो से हम, तो इस पे एग्रीमेंट बनाई गई कि जो भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर्स कंट्री है, उन वो कंट्रीज अगर कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉपीराइट आएगी। कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी हम कुछ म्यूजिक से रिलेटेड, कोई नई फिल्म से रिलेटेड या कुछ भी न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे हम कॉपीराइट करवाते हैं। चाहे वो कोई कंटेंट हो जो हम क्रिएट करते हैं, उसे कॉपीराइट करवाते हैं। तो ये हो गई कॉपीराइट। ट्रेडमार्क हो गया कोई भी कंपनी का जो ट्रेडमार्क होता है, अगर वो उसे ट्रेडमार्क करवा लेता है कि उस कंपनी का लोगो वही यूज़ करेगा और अदर कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? फिर है पेटेंट। पेटेंट हो गई कि अगर हम कुछ न्यू इन्वेंट कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमने कोई न्यू मेडिसिन डिस्कवर कर लिया, कोई न्यू मशीनरी बना लिया, तो उसकी पेटेंट की जाती है। जीआई हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी चीज़ की कहीं भी कुछ फेमस हो जाती है, जैसे कि दार्जिलिंग, असम की टी हो गई। इस तरीके से जो भी उन्हें एक जीआई टैग मिल जाता है, तो उसे ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। फिर होती है आईसी, जो भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आएगी। फिर है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट की भी जो डिज़ाइनिंग होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी चिप यूज़ किया जाता है, उसे भी कॉपीराइट के ही अंदर, सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ही अंदर रखा गया है। और जो भी ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, ट्रेड करने सीक्रेट्स होती है, वो भी कॉपीराइट के अंदर ही आएगी। तो ये सारी चीज़ें इससे डायरेक्टली कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? तो ये पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो इसीलिए ये जो भी चीज़ें हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स इन सारे चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एग्रीमेंट को बनाया है, ठीक है? ट्रिप्स को। अब हम आते हैं ट्रिम्स। ट्रिम्स में क्या है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीन्स है। ये सारी एग्रीमेंट किससे रिलेटेड रहेगी? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहेगी। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन हमारे मान लीजिए कोई बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आकर के अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे कंट्री में एफडीआई की फ्लो बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो उस इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे अपने ट्रेड बैरियर्स को कम करना पड़ेगा। जितनी भी ट्रेड बैरियर्स है, उसे हम जितना ज़्यादा कम रखेंगे, लोग उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे, क्योंकि उनके लिए ईज़ी हो जाएगी। और अगर हम ट्रेड बैरियर्स को बढ़ाएँगे, तो बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाएगी। तो इसीलिए ट्रिम्स के अंदर इस एग्रीमेंट को इसलिए लाया गया, ताकि उस ट्रेड बैरियर्स को कम किया जा सके और बाहर की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना आसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो हमारे जितनी भी कंट्रीज़ है आपस में मिलके सारे के बीच में एक अच्छा ट्रेड हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है? फिर है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इससे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को डिटेल्स में समझते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के बैरियर्स को कम करने के लिए ये एग्रीमेंट लाई गई थी, ठीक है? के बैरियर्स को कम करने के लिए लाई गई थी। जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं, उसे कम करना है, एक प्रमोट करना है ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस को, ठीक है? तो डब्ल्यूटीओ के अंदर एक एग्रीकल्चर कमेटी बनाई गई थी। तो इसके अंदर भी 3 पिलर्स आती है एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के अंदर, कि सबसे पहला होगा एक्सपोर्ट सब्सिडी, फिर है मार्केट एक्सेस और फिर है डोमेस्टिक सपोर्ट। एक्सपोर्ट सब्सिडीज के अंदर क्या आएगी?
कि जो भी एक्सपोर्ट में सब्सिडीज दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है और इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपोर्टर्स को कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, बहुत सारे स्कीम्स के जरिए उन्हें सपोर्ट करती है। क्या करती है, स्कीम्स आर यूज टू मेक एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। बहुत सारी एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में आए, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो एफडीआई हमारे कंट्री में ज़्यादा आएगी, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। तो इसीलिए एक्सपोर्ट में सरकार बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करती है और उसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना चाहती है कि ज़्यादा बहुत जा, जो जितने भी नेशन जो भी ट्रेड कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, वो ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो हमारी कंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, कमाई करके दे कंट्री को। ये हो जाएगी एक्सपोर्ट सब्सिडी से रिलेटेड। एक्सपोर्ट सब्सिडी के बाद आएगी मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस में क्या क्या होगा कि जो मार्केट एक्सेस में क्या होगा कि जो भी इसमें हमें ट्रेड यूज ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सेस हो पाए। तो इसमें 3 स्टेजेस आ जाएगी। एक फर्स्ट स्टेज आएगी टैरिफिकेशन की। टैरिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि सारे ही जो भी नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको कन्वर्ट करना टैरिफ बैरियर्स में। नॉन टैरिफ बैरियर क्योंकि ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि इस पे एक कोटा, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कि आप इतने से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते या बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो इसीलिए हमें सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स को कन्वर्ट करना है टैरिफ बैरियर में। ये टैरिफिकेशन का मीनिंग हो गया। अब जब हमने उसे टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, उस टैरिफ बैरियर को कम करेंगे, उसे हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है। उस टैरिफ बैरियर को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और टैरिफ रिडक्शन के लिए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज को 10 साल में 24% अपना टैरिफ को रिड्यूस करना। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होगी उसे 24% कम करना था 10 ईयर्स में। ठीक है। और जो भी डेवलप्ड थी, ये तो डेवलपिंग की बात हो गई, और जो भी डेवलप्ड थी उसने 36% कम करना था। ये डेवलपिंग, और जो भी डेवलप्ड है ऑलरेडी उसे क्या करना था, 36% तक कम करना था। कितना, 6 ईयर्स में। ठीक है। तो ये हो गई टैरिफ रिडक्शन की बात। याद रखिएगा, डेवलपिंग को 24% 10 ईयर्स में करना था और डेवलप्ड को 36% 6 ईयर्स में करना था। तो ये हो गई टैरिफ रिडक्शन की बात। एक सेकेंड। ठीक है। और अब टैरिफ अगर रिड्यूस होगी तो अब हम अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से। तो हमारी मार्केट भी बढ़ेगी, हम और नए नए कंट्रीज के साथ डील कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्या होगी, एक्सेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएगी। तो ये था मार्केट एक्सेस का फुल कॉन्सेप्ट, जो कि 3 स्टेजेस के अंदर आ जाएगी। फिर है डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट के अंदर 3 टाइप की बॉक्सेस आ जाएंगी। डोमेस्टिक सपोर्ट क्यों दिया जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स है, जो डोमेस्टिकली ट्रेड करते हैं, उन्हें सपोर्ट करना है। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ की, उन्हें हमें सपोर्ट करना है। तो इसके अंदर 3 टाइप की बॉक्सेस को बनाया गया है। ठीक है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या क्या आएगी। तो यहाँ से हम समझते हैं कि ग्रीन बॉक्स का क्या मेन मोटिव है। सब्सिडीज विच हैव नो ट्रेड डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन इंक्लूड्स डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। ग्रीन बॉक्स के अंदर वो चीजें आएगी जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करे। ठीक है, जो स्मूथली ट्रेड होने दे। जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे रहे हैं फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स को हम डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे रहे हैं।
एग्जाम्पल में यहाँ और भी मैंने लिया है कि एग्रीकल्चर के रिसर्च और डेवलपमेंट पे हम कुछ खर्च रहे हैं, फ्लड और ड्रॉट रिलीफ सब दे रहे हैं सब्सिडीज फार्मर को, या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आएगी ग्रीन बॉक्स के अंदर। जो भी सब्सिडीज दी जा रही है इनसे रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, तो ये ग्रीन बॉक्स के अंदर आ जाएगी ये सारी चीज़ें। और ब्लू बॉक्स में क्या क्या आएगी? सब्सिडीज दैट एम्स टू लिमिट प्रोडक्शन बाय इम्पोजिंग प्रोडक्शन कोटा। इसमें क्या किया जाता है ब्लू बॉक्स में कि लिमिट कर दिया जाता है प्रोडक्शन, इस साल भर में या हम इतना ही प्रोडक्शन करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ब्लू बॉक्स के अंदर एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है। तो इससे बहुत सारी कंट्रीज यूज़ नहीं करती, कुछ फ्यू कंट्रीज इसे यूज़ करती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ नॉर्वे है, आइसलैंड है, इस टाइप की कंट्रीज इसे ब्लू बॉक्स को ज़्यादा यूज़ करती है। इसमें हो जाएगा एग्जांपल में कि सब्सिडीज टू लिमिट द नंबर ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें गवर्नमेंट ने बोला कि आपको इतनी ही काऊ रखनी है, मान लीजिए, तो अगर उससे उस लिमिट से ज़्यादा हमारे पास एनिमल हो गई या एग्जांपल काऊ हो गई, तो हमें उसे कम करना है, उसे हमें फिर किसी और को दे देना पड़ेगा। तो ये इस टाइप की चीज़ें ब्लू बॉक्स के अंदर आएगी। तो ब्लू बॉक्स में सरकार एक लिमिट लगाती है ताकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े नहीं, वो लिमिट में रहे, ठीक है। अब आएगी एम्बर बॉक्स। ये क्या हो जाएगी? दिस टाइप ऑफ सब्सिडी डिस्टॉर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक ऐसी बॉक्स है जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टॉर्ट होगी। ग्रीन बॉक्स के अंदर डिस्टॉर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन एम्बर बॉक्स में इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टॉर्ट होगी बाय मेकिंग होम कंट्री प्रोडक्ट। हम अपने होम कंट्री के भी जो भी प्रोडक्ट है अपने कंट्री के, उसे चीपर कर देंगे एज कम्पेयर्ड विथ अनदर कंट्री का सेम प्रोडक्ट। दूसरी कंट्री के सेम प्रोडक्ट को क्या कर देंगे हम? अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को चीपर बना देंगे, ठीक है। तो जैसे दूसरे कंट्री में जो भी प्रोडक्ट्स है सिमिलर नेचर की, वो हमारी होम कंट्री में बनाकर उसे हम चीपर रेट में बनाएंगे, ताकि और उसे बाहर क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि वहाँ की मार्केट क्या हो, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए, और हमारे ही जो चीपर प्रोडक्ट्स है वहाँ के लोग खरीदें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगी सब्सिडीज। अगर फर्टिलाइजर्स पे कोई सब्सिडी दी जा रही है, सीड्स पे दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे दी जा रही है, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी फार्मर्स को दिया जाता है वो, तो ये सब एग्जाम्पल्स है। WTO कैप्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। इस यहाँ पे एक कैप्ड फिक्स की गई है WTO के द्वारा कि 5% डेवलपिंग कंट्रीज को ये मतलब उतना करना है, कम करना है, और 10% डेवलप्ड कंट्रीज को 5% करना है, WTO के द्वारा फिक्स की गई है। डेवलपिंग को 10% करना है, और LDC जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो अभी खुद ही लीस्ट डेवलप्ड है, इसलिए उनके लिए कोई लिमिट सेट नहीं की है। तो यहाँ पे एक कैप फिक्स की गई है, एक मिनिमम इतना आपको करना ही करना है। डेवलप्ड के लिए 5% ये सब्सिडी फिक्स की गई है एम्बर बॉक्स के अंदर, और डेवलपिंग को 10%, और कैप फिक्स की गई है, मतलब कि इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, इतना ही उन्हें करना है। इसीलिए डेवलप्ड जो भी है उन्हें 5% ही किया गया है, डेवलपिंग 10%, और LDC में कोई भी लिमिट नहीं। तो ये थी आज की हमारी लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स और भी डाल रखे हैं, बिजनेस फाइनेंस के वो सारे कॉन्सेप्ट जो लोग ढूंढते हैं, उसे मैंने बहुत ही डीपली और डिटेल्स में जाके समझाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर के देखें, और